नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। बिहार बीपीएससी 17th के लिए ये सेट नंबर 3 होगा। प्रतिदिन हम 8 बजे शाम को आपके सामने लाइव सेशन से जुड़ते हैं। तो प्रतिदिन हम अभी कुल मिलाकर के 10 प्रश्न एक दिन में एक सेट में लेकर के चल रहे हैं। जैसे जैसे एग्जामिनेशंस नज़दीक आते जाएंगे, प्रश्नों की संख्या हम बढ़ाते चलेंगे। दोस्तों, ये प्रश्न ऐसे हैं जो घुमा फिरा कर किसी भी तरीके से बीपीएससी के द्वारा पूछे जाते हैं। यही कारण है कि इन 10 प्रश्नों को हम एक्सप्लेन करके आपको एक एक डिटेल्स करने की कोशिश करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। इससे पहले कि हम प्रश्नों को आगे बढ़ाएं, आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि प्रत्येक दिन 8 बजे शाम को जरूर जुड़ें। चैनल को सब्सक्राइब करके जो है नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है। दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हम लोग लेकर के चले उससे पहले हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले ये जान जाइए कि मौलिक कर्तव्य जो था हमारे मूल संविधान में नहीं था। इसको 1976 में जो है 42वां संविधान संशोधन जब किया गया, वह 42वें संविधान संशोधन श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में किया गया था। उस दौरान 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान में शामिल किया जाता है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि मौलिक जो कर्तव्य है वह किस देश के संविधान से लिया गया। तो मौलिक कर्तव्य जो है हमारे संविधान में जो है जोड़ा गया वह सोवियत संघ से लिया गया है। दो बातें क्लियर हो जाती है। और उसके बाद 42वां संविधान संशोधन को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से जानेंगे। अगर हिंदी में कहने की कोशिश करें तो इससे हम और आप लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो आपके पास सबसे विवादास्पद अगर संशोधन कोई है तो उसको हम लोग 42वां संविधान संशोधन कहते हैं। या एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए, जितने भी संशोधन हुए हैं संविधान में उसमें सबसे ज़्यादा विवादास्पद कौन रहा। तो 42वां संविधान संशोधन। इसमें इतने न संशोधन कर दिया गया, इतने भारी मात्रा में संशोधन कर दिया गया कि एक छोटा सा संविधान तैयार हो जाता है। विवादास्पद रहा सबसे पहले। उसके बाद बात आती है कि मौलिक कर्तव्य जो जोड़े गए 1976 में हमारे संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, तो उस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्याएं 10 बताई गई थी। लेकिन वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्याएं कितनी हो गई हैं? 11 हो गई हैं। अब रहेगी बात कि 11वां संविधान जो मौलिक कर्तव्य है वो क्या है। तो 11वां मौलिक कर्तव्य जो है ना, वह 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के जो भी बच्चे होंगे भारत के, उनके अभिभावक और उनके मम्मी पापा के द्वारा उनको जो है शिक्षा ग्रहण करने के लिए मतलब समय दिया जाएगा और उसको शिक्षा, मौलिक शिक्षा के लिए समय दिया जाएगा। उसको किसी रोजगार इत्यादि में नहीं लगाने हैं। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का यह 11वां मौलिक कर्तव्य है जो कि 86वें संविधान संशोधन से जुड़ा गया। अब रही बात कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। उम्मीद करते हैं कि अब आप आंसर बखूबी बहुत ही आसानी पूर्वक चुन लीजिएगा। 42वां संविधान संशोधन, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं। 1976 में आया, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में किया गया। इसके तहत 10 मौलिक कर्तव्य अपनाए गए। उसके बाद 11वां मौलिक कर्तव्य जो है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। जो अभिभावक या उसके मम्मी पापा के द्वारा अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के लिए जो है मौलिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए मौका दिया जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट इसमें चीज है कि इसी लघु संविधान में जो है 1976 में 3 शब्द जोड़े गए हैं। एक था समाजवादी, याद रखेंगे, समाजवादी। उसके बाद दूसरा था धर्मनिरपेक्षता और उसके बाद अगला नंबर था अखंडता। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बताइए कि संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में जो प्रस्तावना है उसमें शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता जोड़ी गई है। तो याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन, या यूं कहें कि यह धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता कहां पर जोड़ा गया? तो प्रस्तावना में जोड़ा गया। दोस्तों, अब रहेगा ये दूसरा नंबर क्वेश्चन आज का। निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है? ऑप्शन आपके सामने है गंगा, सरस्वती, सतलज। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से जिस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र माना गया है वह है सरस्वती। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि ऋग्वेद जो है, जो 5 वेद हैं हमारे पास, उसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनमें से ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। दोस्तों, याद रखिएगा, इसको पढ़ने वाले को, व्यक्ति को, यानी कि ज्ञाता को होत्री के नाम से जानते हैं। और आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा कि ऋग्वेद में जो है कुल मिलाकर कुल कितनी ऋचाएं उपस्थित हैं। ठीक है, तो सबसे पवित्र नदी किसको मानी जाती है? सरस्वती नदी को माना गया है ऋग्वेद में। आगे बढ़ते चलते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहां से निकले हैं? याद रखिएगा, मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको बिल्कुल आपको ध्यानपूर्वक और सहजता से देखना चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए। हम इस प्रश्न का बिल्कुल सही तरीके से एक्सप्लेन आपके सामने उपस्थित करेंगे। प्रश्न है कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहां से निकले हैं? तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि यह जो है 3 मानव कंकाल, यह उत्तर प्रदेश की प्रतापगढ़ जिला
में उपस्थित एक स्थान है जिसको दमदमा के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से निकले हैं? दमदमा यानी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिला में यह उपस्थित है। दोस्तों सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि यह जो है ना, जो ये कंकाल निकले हैं वह मध्य पाषाण काल के हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य पाषाण काल से बिलोंग करता है ये जो दमदमा है, वहाँ से 3 मानव कंकाल। जो इसकी खुदाई कराई गई वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया है। याद रखेंगे, प्रयागराज जो विश्वविद्यालय है उसके द्वारा इसकी खुदाई कराई गई है। और कब की गई? 1982 से लेकर के 1987 ईस्वी तक जो खुदाई हुई इलाहाबाद विश्वविद्यालय के द्वारा, जो कि प्रतापगढ़ जिला के जो दमदमा स्थान है वहाँ पर जो खुदाई की गई, उसमें से 41 कब्र वहाँ पर मिले हैं। याद रखेंगे 41 कब्र। उन 41 कब्रों में जो है ना 4 कब्र ऐसे हैं जो कि दोहरी मतलब चीज़ों वाली उसमें, यानी कि दोहरी नीति उसमें अपनाई गई है। इसमें से दोहरी जो है उसमें ये जो है आपके पास दोहरी 3 प्रकार की मिली हुई है। तो याद रखेंगे, जो पहला प्रकार का है उसमें जो है उस कब्र में नर और मादा मिले हुए हैं। याद रखिएगा, ये दोहरी है, नर और मादा। ऐसा वाला कब्र जो है 2 मिला हुआ है, और दोनों ही मादा ऐसा वाला कब्र 1 मिला है। लेकिन एक कब्र ऐसा है जिसमें एक तरफ नर है, फिर नीचे भी नर है, और एक उसमें स्त्री कंकाल अर्थात कंकाल मिला हुआ है। तो यहां पर 3 मानव कंकाल की बात कहा जा रहा था। तो 3 मानव कंकाल वाले जो कब्र है वह कहां से मिला? वह है उत्तर प्रदेश के जो प्रतापगढ़ के दमदमा से, जिसमें जो है 2 पुरुष और 1 स्त्री के दफनाए जाने के कंकाल वहां से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये बिंदु भी एक्सप्लेन के द्वारा आपको समझा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में किसान आंदोलन के समय मठिया प्रथा चालू की गई थी। याद रखेंगे, बिहार में किसान आंदोलन के समय मठिया प्रथा चालू कब की गई थी? तो दोस्तों असहयोग आंदोलन आप सभी जानते हैं, 1 अगस्त को जो 1 अगस्त का जो असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था, और चौरा चौरी घटना के बाद इस असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था। उसी दौरान बिहार में जो है एक किसान आंदोलन भी चला था जिसको मठिया प्रथा के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न था कि बिहार में किसान आंदोलन के समय जो है मठिया प्रथा चालू की गई थी, असहयोग आंदोलन के दौरान यह प्रारंभ किया गया था। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, और प्रश्न है कि वज्जी संघ के लिए लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक कौन था? वज्जी संघ के लिए लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध शासक कौन था? इसे पितृहंता के नाम से भी जानते हैं, और वह व्यक्ति है अजातशत्रु। याद रखेंगे, अजातशत्रु को पितृहंता के नाम से, और ये खुद मारा गया अपने पुत्र के द्वारा, यानी इसका पुत्र इसकी हत्या कर देता है। इसी के द्वारा जो है वज्जी संघ के लिए लिच्छवियों को पराजित करने का वाला मगध का शासक कौन था? अजातशत्रु। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आप ध्यान में रखिएगा। छठा नंबर प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि है जिसको मानव शरीर का तीसरी आंख भी कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी ग्रंथि है जिसको मानव शरीर का तीसरी आंख भी कहा जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है, अगर आपने भी ऑप्शन नंबर ए चुना है तो बिल्कुल सही आंसर है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि है जिसको तीसरी आंख कहा जाता है मानव शरीर का, उसको पीनियल ग्रंथि कहते हैं। अब आइए, पीनियल ग्रंथि से ना जो है एक हार्मोन स्रावित होता है जिसको हम लोग मेलाटोनिन कहते हैं। याद रखेंगे, मेलाटोनिन नामक एक क्या होता है हार्मोन स्रावित होता है जिसको पीनियल ग्रंथि के नाम से जानते हैं। दोस्तों शरीर के आंतरिक और घड़ी, जो शरीर का जैविक घड़ी होता है, जो हमारे ह्यूमन बॉडी में जो बायोलॉजिकल घड़ी होती है, उसका नियंत्रण करने का काम पीनियल ग्रंथि करता है। यानी कि आप कैसे सो रहे हैं, कब जग रहे हैं, और कब आपको जगना चाहिए, कब सोने की आवश्यकता है, इन सभी चीज़ों की अगर क्रियाओं का नियंत्रण कोई करता है तो उसे हम लोग पीनियल ग्रंथि के नाम से जानते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप ये बिंदु छठे नंबर प्रश्न को भी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। कजरा और कजरा सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस स्थान पर है? याद रखेंगे, कजरा नाम का एक सौर ऊर्जा संयंत्र है, वह बिहार के किस स्थान या किस जिला में है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखीसराय। इसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। तो कजरा सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस स्थान पर है? लखीसराय इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए 8वां नंबर क्वेश्चन। दोस्तों ज़्यादा प्रश्न नहीं, 10-10 क्वेश्चनों को हम लोग लेकर के चलेंगे, जिससे कि आप भार अपने आप में ज़्यादा महसूस नहीं करें और धीरे धीरे आदत पकड़ लें। रहेगा प्रश्न नंबर 8 आपके सामने कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। याद रखेंगे, यह मानव शरीर का दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। पहली बिंदु यह कथन। दूसरा कथन यह कहता है कि यह विशेष प्रकार की कोशिकाओं से क्षारीय रस को स्रावित करता है। उपर्युक्त जो कथन है वह किससे संबंधित है? निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह मानव शरीर का दूसरे सबसे बड़ी ग्रंथि है, यह विशेष प्रकार की कोशिकाओं से क्षारीय रस को स्रावित करता है। उपर्युक्त कथन अग्नाशय के बारे में कहा जा रहा है। अग्नाशय जो होता है दोस्तों वह दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, और आप सभी जानते हैं कि यकृत जो होता है, लीवर, वह हमारे शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। 9वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर उपस्थित हो चुका है। एक्वारेजिया आप सभी जानते होंगे, बड़ी कंफ्यूजन करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
एक्वा रेजिया निम्नलिखित में से किससे मिलाकर बनाया जाता है? एक्वा रेजिया याद रखेंगे 3 अनुपात में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और उसके बाद 1 अनुपात में नाइट्रिक अम्ल HNO3 याद रखेंगे। फिर से एक बार हम लोग कर लेते हैं, 3 अनुपात में HCl याद रखेंगे, 1 अनुपात में HNO3 दिखाई दे रहा ना। इनको मिलाने से जो एक्वा रेजिया नामक एक विलयन बनता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है और इसी का प्रयोग जो है सोने और चांदी के गहनों को साफ करने के लिए प्रायः किया जाता है। एक्वा रेजिया अम्लराज के नाम से भी इसको जाना जाएगा। अगला प्रश्न है, पटना कलम की प्रथम महत्वपूर्ण चित्रकार निम्नलिखित में से कौन थे? प्रश्न बहुत बढ़िया है कि पटना कलम की प्रथम महत्वपूर्ण चित्रकार निम्नलिखित में से कौन थे? दोस्तों याद रखिएगा, मुगल कलाकार जो थे ना वो 18वीं शताब्दी में पटना कलम के लिए बहुत ही ज्यादा चर्चित थे और इस चीज को स्मृति चिन्ह के रूप में जो है अंग्रेज इसको खरीद करके ले जाते थे। तो बिहार में पटना कलम याद है, पटना कलम की प्रथम महत्वपूर्ण चित्रकार अगर किन्हीं को माना जाएगा तो उनका नाम सही आंसर है सेवकराम याद रखेंगे। 10वें का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज के 10 प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हुए होंगे और बहुत सारे कंटेंट आप इसमें जोड़ने की कोशिश भी किए होंगे। शुक्रिया, मिलेंगे कल। जय हिंद।